बच्चों, मैं ज्योति सिंह और आज हम कक्षा 10वीं अर्थशास्त्र अध्याय 3 मुद्रा और साख समझेंगे। आप सभी बैंक जरूर गए होंगे, आप सभी का बैंक में अकाउंट भी जरूर होगा। ये एक बहुत महत्वपूर्ण पाठ है जिसको पढ़कर आप बैंकिंग सिस्टम के बारे में लगभग सभी बातें जान पाएंगे। क्या आपके मन में एक प्रश्न आता है कि जब मुद्रा नहीं थी तब हम वस्तुएं कैसे खरीदते थे? जब मुद्रा नहीं थी तब हम वस्तुओं को वस्तु विनिमय के माध्यम से खरीदते थे। वस्तु विनिमय मतलब एक वस्तु देते थे, उसके बदले में दूसरी वस्तु लेते थे। जब वस्तु विनिमय था तो मुद्रा की आवश्यकता फिर क्यों पड़ी? वस्तु विनिमय प्रणाली में अनेक दोष और कमियां थीं। वस्तु विनिमय की कमी को दूर करने के लिए करेंसी या मुद्रा का प्रचलन शुरू हुआ। मुद्रा आधुनिक रूप में आई। जब मुद्रा का विकास हुआ तो बैंकिंग सिस्टम भी शुरू हो गया, और बैंकिंग सिस्टम शुरू हो गया तो हम बैंक में पैसे भी जमा करने लगे और बैंक से उधार भी लेने लगे। इस प्रकार आज हम मुद्रा और बैंक के बारे में समझेंगे। क्या आप सभी मुद्रा देखे हैं? निश्चित है कि आपने देखा होगा। आपके मन में ये सवाल आता होगा कि जब मुद्रा नहीं थी तब हम क्या करते थे? जब मुद्रा नहीं थी तब क्या करते थे? तब हम वस्तु विनिमय करते थे। आप अपनी बुक देखिए, यहाँ ये 3 वार्तालाप दिए हैं। ये एक जूता बेचने वाला है, इसे गेहूं की आवश्यकता है। ये जूता के बदले में गेहूं लेना चाहता है। और ये दूसरा व्यापारी है, ये गेहूं बेच रहा है। मुझे तो गेहूं बेचना है, परंतु मुझे जूते नहीं चाहिए, इसको कपड़ा चाहिए। और ये तीसरा बर्तन बेचने वाला है, इसे जूता चाहिए लेकिन इसके पास गेहूं नहीं है। ये तीनों स्थिति में व्यक्ति अपनी वस्तु देकर दूसरी आवश्यक वस्तु लेना चाह रहा है, परंतु सभी की आवश्यकताएं अलग-अलग है। प्राचीन समय में जब मुद्रा या पैसे नहीं होते थे तब इसी प्रकार से लोग एक दूसरे से वस्तुओं की अदला बदली करके वस्तुएं खरीदते थे। इसे हम वस्तु विनिमय कहते थे। वस्तु विनिमय वस्तु विनिमय प्रणाली उस प्रणाली को कहते हैं जिसमें वस्तु का विनिमय वस्तु से किया जाता है, अर्थात वस्तु के बदले वस्तु का लेन देन होता है। वस्तु विनिमय प्रणाली पूर्णतः आपसी सहमति, समझ और विश्वास पर आधारित थी। जैसे अनाज के बदले कपड़ा, चावल के बदले सब्जी। ये अनाज के बदले ये कपड़ा लेना है तो ये दोनों आपस में तय करते थे कि कितने क्विंटल अनाज के बदले कितने किलो गेहूं के बदले मुझे शर्ट मिलेगी, या कितने किलो चावल के बदले में कितने किलो टमाटर मिलेंगे। यानी एक तरह से जो वस्तु विनिमय है ये आपसी सहमति और विश्वास पर आधारित थी। वस्तु विनिमय प्रणाली में अनेक दोष थे, जिसको आज हम मुख्य दोषों को के बारे में देखेंगे। आवश्यकताओं का दोहरा सहयोग, वस्तु के मूल्य मापने में कठिनाई, भविष्य में किया जाने वाला भुगतान में कठिनाई, मूल्य संचय तथा मूल्य हस्तांतरण की कठिनाई और वस्तु विभाजन की समस्या। ये 5 मुख्य समस्याएं हैं जो वस्तु विनिमय प्रणाली में आती थी। इसमें सबसे पहला है आवश्यकताओं का दोहरा संयोग। आवश्यकता के दोहरे संयोग से अभिप्राय यह है कि दो व्यक्तियों को ऐसे दो वस्तुओं की आवश्यकता होती है जिसका वे अपनी आवश्यकता की संतुष्टि के लिए विनिमय करने के लिए इच्छुक होते हैं। इसके लिए हम एक उदाहरण समझ लेते हैं। ये एक गाय वाला है, इसको गाय बेचना है, और ये एक घोड़ा वाला है, इसको भी घोड़ा बेचना है। परंतु जब तक गाय बेचने वाले को घोड़ा नहीं खरीदना और घोड़े बेचने वाले को गाय नहीं खरीदना, ये एक दूसरे से व्यापार नहीं कर सकते, ये वस्तु विनिमय नहीं कर सकते। हो सकता है घोड़े वाले को एक प्लॉट खरीदना हो या गाय वाले को गाय बेच के एक घर खरीदना हो। तो इस तरह से जो वस्तु विनिमय है इसमें दोहरा सहयोग की समस्या मुख्यतः आती थी। दूसरा है वस्तु के मूल्य मापने में कठिनाई। वस्तु विनिमय प्रणाली में विभिन्न वस्तुओं के मूल्य जानने के लिए और तुलना करने के लिए कोई मानक नहीं था। जैसे वस्तु के बदले वस्तु कोई निश्चित सर्वमान्य मापक वस्तु विनिमय में नहीं होता था, अतः विनिमय में कठिनाई होती थी। ये नहीं पता चलता था कि हम कितने किलो चावल देंगे तो हमको टमाटर मिलेगा, कितने किलो दाल देंगे तो हमको कद्दू मिलेगा, या कितने किलो
हम अनाज देंगे तो हम यहाँ से सेब खरीद पाएँगे। तो इस तरह से जो वस्तु के मूल्य को मापने में जो वस्तु विनिमय में मुख्य कठिनाई आती थी। मूल्य संचय तथा मूल्य हस्तांतरण की कठिनाई। वस्तु विनिमय में मूल्य का संचय वस्तुओं के संचय के रूप में हो सकता था, परंतु वस्तुओं के संचय करने में अनेक कठिनाई आती थी। जैसे ये कपड़े हैं, मैं घर में कपड़े बनाने का काम करती थी। तो क्या मैं अपनी अगली अगली पीढ़ी के लिए ये शर्ट का संचय कर सकती थी? एक समय के बाद ये खराब हो जाएँगे। या मेरे घर में एक साइकिल है, मैं चाहती हूँ अपने नाती-पोते के लिए ये साइकिल बचा के रखना। क्या मैं ये साइकिल को आज से 100 साल के लिए संरक्षित और सुरक्षित रख पाऊँगी? नहीं रख पाऊँगी। इस तरह से मैं ये साइकिल को अपने जो आने वाली पीढ़ी है उनको हस्तांतरित भी नहीं कर पाऊँगी। जबकि मुद्रा में हम आसानी से बैंक में पैसे जमा कर देते हैं और उसके आधार पर हम मुद्रा जोड़ भी पाते हैं और दूसरों को दे भी पाते हैं। वस्तु विभाजन की समस्या। कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनका विभाजन नहीं हो सकता। उनके विभाजन में उनकी उपयोगिता समाप्त हो जाती है। जैसे घोड़ा। अब मुझे आलू खरीदना है, तो क्या मैं ये घोड़े का विभाजन कर सकती हूँ? नहीं कर सकती। मुझे आलू खरीदना है, क्या मैं ये साइकिल का विभाजन कर सकती हूँ? नहीं कर सकती। तो इस तरह से वस्तु विनिमय में ये समस्या भी आती थी कि कुछ वस्तुओं का विभाजन संभव नहीं हो पाता था। हमने समझा कि वस्तु विनिमय प्रणाली में कितनी असुविधा होती थी। जैसे ये गेहूं के बदले इसको शक्कर लेना है, या चावल के बदले में उसको हॉस्पिटल जाना है, या तेल वाले को टमाटर खरीदना है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है, दोहरा सहयोग है, ये होना बहुत मुश्किल हो जाता था। इसी को ध्यान में रख के इस असुविधा को बचने के लिए मुद्रा की आवश्यकता महसूस की गई। वस्तु विनिमय प्रणाली को के दोष दूर करने के लिए करेंसी का की उपज हुई। हम यदि चावल के बदले में हमें शक्कर लेना है और शक्कर के बदले में चावल लेना है, इसे हम वस्तु विनिमय प्रणाली कहते थे। परंतु प्रारंभिक काल से ही भारत में अनाज और पशु को मुद्रा के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। इसके बाद सोना, चांदी, तांबे जैसे धातुओं के सिक्कों का चलन हमारे देश में चालू हो गया। हमारे बुक में दिया है ये चित्र। गुप्त कालीन तुगलक के सिक्के, अकबर कालीन सोने की मोहर, फिर आधुनिक सिक्कों का प्रचलन शुरू हो गया। धातुओं के सिक्कों के बाद कागजी नोटों का प्रचलन शुरू हो गया। आधुनिक समय में कागजी नोटों के साथ-साथ अब क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इनका प्रयोग भी होने लगा। आप सभी एटीएम जाकर पैसे ज़रूर निकाले होंगे। पैसा ट्रांसफ़र करने और खरीदने के लिए हमने अब ऑनलाइन ट्रांज़ैक्शन शुरू हो गया। आप भी कभी-कभी ट्रेन की टिकट, बिजली का बिल ऑनलाइन जमा किया होगा। या ऑनलाइन खरीदी आप कैसे करते हैं? पेटीएम के माध्यम से करते हैं, फ़ोनपे के माध्यम से करते हैं, यूपीआई के माध्यम से करते हैं, जिसे हम इंटरनेट या फ़ोन से पैसा ट्रांसफर कर देते हैं। यदि आप इस बारे में नहीं जानते तो आज ही अपने माता-पिता या बड़े भाई-बहन से इस बारे में पूछिए। क्या आप कोई भी कागज के नोटों की फोटोकॉपी कराकर इसका उपयोग मुद्रा के रूप में कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ये जितने हमारे पास नोट हैं, कार्ड हैं और ये जो जितना हमारा पैसे का सिस्टम है, ये सभी हम अपनी मर्जी से नहीं चला सकते। ये विनिमय के माध्यम के रूप में तभी स्वीकार कर सकते हैं जब इसे सरकार के द्वारा प्राधिकृत किया जाता है। ये अपने मन से हम कोई भी कार्ड लेकर ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। हम अपने मन का कोई भी कार्ड नहीं बना सकते। हम अपने मन की मुद्रा शुरू नहीं कर सकते। इन सब मुद्रा के लिए किसकी आवश्यकता होती है परमिशन की? सरकार की। भारत में करेंसी नोट जारी करने का काम कौन करता है? भारत में ये जो मुद्रा है, ये कौन शुरू कर रहा है? ये कौन बनाता है? तो भारत में ये जो मुद्रा बनाने का काम है, ये भारतीय रिजर्व बैंक, जो हमारे देश का केंद्रीय बैंक है, ये करता है। भारत में भारतीय रिजर्व बैंक केंद्रीय सरकार की तरफ से करेंसी नोट जारी करता है। यानी हमारे देश की जितनी मुद्रा है, वो कौन जारी करता है? भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय सरकार के द्वारा ये नोट प्राधिकृत होते हैं।
कोई भी व्यक्ति कानूनी तौर पर रुपयों में अदायगी को अस्वीकार नहीं कर सकता। जैसे आप किसी दुकान में जाते हैं, मान लो आपने कुछ किराने की दुकान में गए और आपने 5 रुपए की चेंज दिया, सिक्का दिया। दुकान वाला ये बोलता है कि नहीं, मैं सिक्के को नहीं लूँगा, तो ये कानूनी रूप से वो सिक्का लेने से मना नहीं कर सकता, क्योंकि सिक्के अभी भी सरकारी तौर पर प्रचलन से बाहर नहीं हैं। भारतीय रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है। ये जो केंद्रीय बैंक होते हैं विश्व के लगभग सभी देशों में होते हैं, जो देश की पूरी मौद्रिक नीति, मुद्रा का काम, नोटों का काम और सरकार का काम की देखरेख करते हैं। तो भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? भारतीय रिजर्व बैंक। रिजर्व बैंक के मुख्य कार्य हम देख लेते हैं। नोट निर्गमन यानी नोट छापने का काम करती हैं। देश की मुद्रा की साख का नियमन का काम करती है। ये महत्वपूर्ण कार्य है। सरकारी बैंकर, प्रतिनिधि और सलाहकार। सरकार को यदि पैसे की ज़रूरत है, सरकार को किसी सलाह की ज़रूरत है, वित्तीय सलाह की, तो कौन देता है? आरबीआई, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया। ये बैंकों का भी बैंक है। यदि बैंकों को पैसे की आवश्यकता होती है, तो किससे लेता है ये? रिज़र्व बैंक के पास। विदेशी विनिमय का संरक्षण। यदि हमको विदेशी डॉलर की ज़रूरत है, यदि हम कहीं फॉरेन कंट्री में जा रहे हैं, तो हमारे पास डॉलर कहाँ से आएगा या हमको विदेशी मुद्रा कहाँ से प्राप्त होगी? ये काम भी हमारे देश में भारतीय रिज़र्व बैंक करता है। और अंतिम ऋणदाता, यदि दूसरे बैंकों को ऋण की आवश्यकता होती है, तो भारतीय रिज़र्व बैंक करता है। आप बैंक गए होंगे, हमारा जो बैंक होता है जहाँ हम पैसे का लेन-देन करते हैं, जहाँ हम पैसे जमा करते हैं या लोन लेते हैं, वो होता है सेंट्रल बैंक, यूनियन बैंक हो सकता है, स्टेट बैंक हो सकता है। यहाँ पूरे हमारे जितने बैंक दिए हुए हैं देश में लगभग मुख्यतः आईसीआई बैंक है, सिटी बैंक है, एचडीएफसी बैंक है। तो ये जो सभी बैंक जिनसे हम लेन-देन करते हैं, उन्हें व्यापारिक बैंक या वाणिज्यिक बैंक कहते हैं। परंतु ये सब बैंकों का बैंक और सरकार का बैंक कौन होता है? केंद्रीय बैंक होता है। हमारे देश में केंद्रीय बैंक कौन सा है? भारतीय रिजर्व बैंक। आप सभी 10 रुपए के नोट देखे होंगे। आप सभी अपने घर में 10 का नोट निकालिए और पढ़िए उसमें क्या-क्या लिखा हुआ है। ये आपके पुस्तक में एक अभ्यास दिया हुआ है, पीछे एक्सरसाइज दी हुई है। 10 रुपए के नोट को देखिए, उसके ऊपर क्या लिखा है? क्या आप इस कथन की व्याख्या कर सकते हैं? देखिए, नोट में क्या लिखा है यहाँ पे? भारतीय रिजर्व बैंक, यानी कौन बना रहा है? रिजर्व बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ पर ये लिखा रहता, मैं धारक को 10 रुपए अदा करने का वचन देता हूँ। केवल ये 10 रुपए के नोट में नहीं लिखा रहता, ये सभी नोटों में लिखा रहता है। और यहाँ पर गवर्नर के साइन होते हैं। ये गवर्नर कौन होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ये मुखिया होता है। हर नोट पर किसके साइन होते हैं? गवर्नर के साइन होते हैं। अर्थात ये कागज का टुकड़ा यदि ये साइन ना हो और ये सरकार का की सील ना हो, ये सरकारी नोट ना हो, तो ये एक कागज का टुकड़ा है। जिनके पास भी होगा वो 10 रुपए हम घर में फोटोकॉपी करके 10 रुपए नहीं बना सकते। इसके लिए सरकार ये इंश्योर करती है कि ये 10 रुपए का कागज का जो नोट है, ये 10 रुपए के बराबर है। ये अमित है। हर महीने इसको ये नौकरी करता है, हर महीने इसको वेतन से कुछ पैसा बच जाता है, जिसे ये कहाँ जमा करता है? बैंक के पास। और बैंक के पास जमा करता है, तो बैंक इसको क्या करती है? ब्याज देती है। इस तरह जो लोग हैं, हमारे देश की जनता है या विश्व की जनता है, उनके पास यदि धन का अतिरिक्त पैसा बचता है, तो वो कहाँ जमा करते हैं? बैंक में। और बैंक से बदले में उन्हें ब्याज मिलता है। ब्याज तो मिलता ही है, साथ में इनकी जो मुद्रा है, इनका पैसा वो बैंक में सुरक्षित भी रहता है। मांग जमा। बैंक खाते में जमा धन को मांग के जरिए निकाला जा सकता है, इसीलिए इस जमा को हम मांग जमा कहा जाता है, या बैंक खाते में जमा धन को मांग जमा कहते हैं। क्योंकि जो बैंक में हमारा पैसा जमा होता है, उसे हम जब चाहें उसकी मांग करके हम पैसा निकलवा सकते हैं। बैंक हमारे पास बैंक जमा के नगद भुगतान के साथ-साथ चेक की भी सुविधा देता है। आपने चेक भी देखा होगा, यदि कोई व्यक्ति का किसी बैंक में खाता है और एक वो निश्चित रकम निकालना चाहता है, तो वो चेक के माध्यम से भी निकाल सकता है। चेक बिना कैश का भुगतान है। चेक बैंक द्वारा अकाउंट होल्डर को दिया जाने वाला वह भुगतान का साधन है, जिससे ग्राहक किसी दूसरे व्यक्ति को
अपने अकाउंट से कैश ना देकर यानी पैसा ना देकर कागज के रूप में भुगतान कर सकता है। वो कागज क्या होता है? चेक। चेक काट सकता है। चेक मुद्रा का ही एक रूप है। यदि चेक में 10,000 रुपए लिखा है तो ये चेक किसके बराबर होगा? 10,000 रुपए के बराबर होगा। चेक भी मुद्रा के रूप में कार्य करती है। चेक द्वारा भुगतान। आपके बुक में दिया हुआ है ये चित्र। जूता निर्माता एम सलीम को चमड़ा आपूर्तिकर्ता को भुगतान करना है। ये जूता निर्माता कंपनी का ये एम सलीम एक व्यक्ति है जो चमड़ा खरीदता है। किससे खरीदता है? एक प्रेम कुमार से। इसके लिए उसको प्रेम कुमार को 57,000 रुपए पे करना है। यदि ये कैश नहीं देना चाहता तो ये चेक के द्वारा उसका भुगतान कर सकता है। देखिए चेक में कैसे दिया रहता है, यहाँ पे तारीख लिखी होती है जिसमें हमको डेट लिखना पड़ता है। हमें जिसको भुगतान करना है, यहाँ पे प्रेम कुमार को देना है तो पे लिखा है प्रेम कुमार। कितने रुपए देना है? 57,000 ओनली। ये ओनली जरूर क्यों लिखा जाता है? 57,000 के आगे यदि हमने कुछ नहीं लिखा या लाइन नहीं खींची तो सामने वाला व्यक्ति कुछ और राशि भी उसमें लिख सकता है। इसी को हम अंकों में भी यहाँ लिख देते हैं और ये आड़ी लाइन खींच के ऐसा डैश कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पे जो लिखा होता है ये है हमारा खाता नंबर। ये एम सलीम का खाता नंबर है। यहाँ बैंक का नाम लिखा है जहाँ पर इसका अकाउंट है। ये चेक नंबर है। जिस चेक का ये चेक रहता है, सब चेक में नंबर डले रहते हैं। और ये बैंक का अपना खुद का प्रयुक्त कोड है। अब ये एम सलीम को प्रेम कुमार को चेक देना है तो एम सलीम यहाँ पे अपने सिग्नेचर कर देता है। वर्तमान में यहाँ पे प्रिंटेड आते हैं। यहाँ पे एम सलीम लिखा रहेगा हस्ताक्षर, तो उसके ऊपर एम सलीम हस्ताक्षर कर देगा। अच्छा, ये अकाउंट पे ये है तो ये क्या कर देगा? प्रेम कुमार को यहाँ पे 2 डंडे खींचकर अकाउंट पे लिख देगा। तो ये प्रेम कुमार के अकाउंट में चला जाएगा। आगे दिया हुआ है, आओ इन पर विचार करें। एम सलीम भुगतान के लिए 20,000 रुपए नगद निकालना चाहते हैं। इसके लिए वो चेक कैसे लिखेंगे? ये तो प्रेम कुमार का चेक है। यदि सलीम खुद के लिए 20,000 निकालना है तो यहाँ प्रेम कुमार की जगह में वो क्या लिखेगा? सेल्फ। SELF, सेल्फ। और यहाँ 57,000 की जगह में कितना राशि डाल देगा? 20,000 रुपए। यहाँ पे 57,000 की जगह वो कितना लिखेगा? 20,000 रुपए। और ये जो अकाउंट पेइंग है, ये 2 डंडे ये सेल्फ में नहीं रहेंगे। तो इस तरह से ये एम सलीम खुद के लिए कैश निकाल सकता है। और जब ये सेल्फ के लिए निकालेगा तो पीछे चेक के पीछे ब्लैंक पेज पे भी ये अपने सिग्नेचर एक बार और कर देगा, जिससे कि यदि सिग्नेचर कहीं मिसमैच होंगे तो बैंक वाले मिला लेते हैं। तो इस तरह से हम खुद के अकाउंट से खुद भी कैश चेक के माध्यम से निकाल सकते हैं। इसके बाद ये दिया है, सही उत्तर पर निशान लगाइए। सलीम और प्रेम के बीच जो अभी लेन देन हुआ था चेक के माध्यम से, तो सलीम ने प्रेम को चेक दिया था। तो सलीम के बैंक खाते की जो राशि है वो घट जाएगी और प्रेम के बैंक खाते की राशि बढ़ जाएगी, क्योंकि सलीम ने जो पैसे थे वो कहाँ डाले थे? प्रेम के अकाउंट में डाले थे। तो सलीम के पैसे कट जाएंगे और प्रेम के अकाउंट में, खाते में जो पैसा है वो बढ़ जाएगा। मांग जमा को मुद्रा क्यों कहा जाता है? मांग जमा को मुद्रा क्यों कहा जाता है? क्योंकि यदि मेरे अकाउंट में 1,00,000 रुपए जमा है, इसका मतलब है कि मेरे पास कितना मुद्रा है? 1,00,000 रुपए। मैं कभी भी किसी भी वक्त किसी भी दिन 1,00,000 रुपए अपने उससे अकाउंट से निकाल सकती हूँ। क्या बैंक केवल पैसा जमा करते हैं? क्या कभी आपके परिवार को पैसे की जरूरत हुई है तो क्या आप बैंक में ऋण लेने गए हैं? बैंक जनता का धन जमा करने के साथ साथ पैसों का ऋण देने का भी काम करती है। जब हम धन जमा करते हैं तो हमें ब्याज मिलता है। इसी प्रकार यदि हम बैंक से ऋण लेंगे तो हमें ब्याज सहित पैसा बैंक से मिलता है। ये बुक आपकी बुक में लिखा है, ये जमा करता है, ये पैसों को जमा करते हैं और जब ये पैसे निकालते हैं तो इनको ब्याज मिलता है। ये कर्जदार हैं जिनको पैसे की आवश्यकता है। तो ये कहाँ से ऋण लेते हैं? बैंक से ऋण लेते हैं। और जब ये जमा करते हैं पैसा, बैंक को वापस करते हैं उनका पैसा, तो ब्याज के सहित ऋण चुकाते हैं। अमित अपना 100 रुपए बैंक में जमा किया। मान लो अमित ने अपना 100 रुपए कहाँ जमा किया? बैंक में जमा किया। अब बैंक क्या करेगी? बैंक इस जमा राशि के एक बड़े भाग को ऋण के रूप में उपयोग करती है।
अमित का जो 100 रुपए है, बैंक इसका एक बड़ा हिस्सा 15% यानी 15 रुपए अपने पास नकदी के रूप में रख लेगा। ये है मिस्टर प्रखर, इनको लोन की आवश्यकता है। अब बैंक के पास ये 15 रुपए रह गए और अमित के जो पैसे थे 85 रुपीज, ये जमाकर्ता को इसने 85 रुपीज ऋण के रूप में दे दिया। अब बैंक में क्या होता है, जिसके पास अतिरिक्त पैसा है वो बैंक में जमा करता है और जिसको बैंक से पैसे की जरूरत है वो ऋण के रूप में लेता है। अब बैंक क्या कर रहा है, एक मध्यस्थ के रूप में कर रहा है, इनका पैसा ले रहा है और जिनको जरूरत है पैसा दे रहा है। तो क्या बैंक फ्री में ये काम करता है? बैंक फ्री में तो काम नहीं कर सकता, उसको भी अपना बिल्डिंग का खर्चा, कर्मचारियों का वेतन, ये सारे पैसे भी तो निकालना पड़ेगा। तो बैंक जमाकर्ता को क्या करता है, कर्जदार से अधिक ब्याज वसूलता है और जो पैसा जमा करता है उनसे कम ब्याज, उन्हें कम ब्याज देता है। बैंक के आय का मुख्य स्रोत यही ब्याज है कि वो कर्जदार से अधिक ब्याज वसूल कर रहा है, जबकि जो जमा करता है उसको कम ब्याज दे रहा है, तो उसको ब्याज का कुछ पैसा खुद के पास शेष रख लेता। यही बैंक की मुख्य आय है। अब एक प्रश्न और आपके मन में आना चाहिए कि यदि अमित को तुरंत अपने पैसे वापस चाहिए तो बैंक कहाँ से वापस करेगा, क्योंकि बैंक ने तो अमित से पैसे लिया और कर्जदार को दे दिया। यदि तुरंत अमित को जरूरत है तब बैंक क्या करेगा? तो बैंक के पास बहुत सारे लोगों का पैसा होता है, इसीलिए कभी वो इससे लेती है, दूसरे को चुका देती है। यदि आप ये कहेंगे यदि सारे कर्जदार, सारे जमाकर्ता एक साथ अपना पैसा वापस लेने पहुंच गए तब बैंक क्या करेगा? ऐसी स्थिति में बैंक क्या करता है, अपने सहयोगी बैंक या केंद्रीय बैंक से कुछ समय के लिए ऋण ले लेता है या उधार ले लेता है। हमारी बुक में साख से संबंधित दो स्थितियां दी हुई हैं। हम अपने दैनिक जीवन में जानते हैं कि हर किसी को ऋण की जरूरत पड़ती है। ऋण से तात्पर्य ऐसी सहमति से होता है जहां हम साहूकार या बैंक, जहां से भी हम कर्ज लेते हैं, वहां से कर्ज के बदले में भविष्य में हम भुगतान का वादा करते हैं। तो यही हमारा साख कहलाता है। तो ये आपकी दो कहानियां दी हैं जिससे आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। साख को भुगतान प्राप्त करने के दावे के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। लोगों द्वारा निजी व्यक्ति या बैंकों से लिया गया धन साख कहलाता है। एक तरह से ऋण की राशि आपकी क्या कहलाएगी? साख। साख की सहायता से हम व्यापार बढ़ा सकते हैं। यदि हमारे पास पैसे नहीं होते और हमको बिजनेस बढ़ाना है तो हम क्या करते हैं, ऋण लेते हैं और बदले में कुछ ना कुछ गिरवी के रूप में रखते हैं। साख से पूंजी निर्माण तथा विनियोग को प्रोत्साहन मिलता है। आर्थिक संकट के समय में अधिक उपयोगी होती है। साख से रोजगार की मात्रा बढ़ती है। साख आर्थिक विकास में सहयोग देती है। जैसे आप कक्षा 12वीं पढ़ने के बाद आप कोई व्यापार करना चाहते हैं और आपके पास पूंजी नहीं है और आप किसी एक चीज को में ट्रेंड हैं और आपको लग रहा है कि मुझे आगे बिजनेस करना है, तो आप क्या करेंगे? बैंक से लोन लेंगे। लेकिन बैंक जो होगा वो आसानी से आपको ऋण नहीं देगा, कुछ ना कुछ अपनी संपत्ति को उसके पास संरक्षित रखना पड़ेगा। यहाँ जो हमको दो कहानियां दी हुई हैं, पहला है हमारा त्योहारों का मौसम। यहाँ एक जूता निर्माता है सलीम, इसकी कहानी दी हुई है। इसको एक बड़े व्यापारी से 3000 जूते की मांग आती है, यानी डिमांड आती है कि त्योहार में उसको 3000 जूते चाहिए है। अब इसके पास इतने पैसे तो है नहीं, 3000 जूते हैं तो उसको अतिरिक्त कच्चा माल भी चाहिए है, मजदूर भी चाहिए है, तो इसको खर्चे इसके क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। तो ये क्या करता है, दो लोगों से, दो अतिरिक्त लोगों से ऋण लेता है। पहला है चमड़ा व्यापारी से चमड़ा अभी देने का प्रस्ताव रखता है। इसको चमड़े की जरूरत है तो ये क्या करता है, उधार ले लेता है और बाद में जैसे ही इसके जूते बिकेंगे तो ये जूते बेच के उस चमड़ा व्यापारी का पैसे का भुगतान कर देगा। दूसरा, इस बड़े व्यापारी से 1000 जूते के लिए अग्रिम भुगतान के रूप में नगद कर्ज लेता है। ये किसी से कमिटमेंट कर लेता है सलीम कि मेरे जूते जैसे ही बन जाएंगे मैं आपको 1000 जूते दे दूंगा और इनसे अग्रिम के रूप में 1000 जूते का पैसा ले लेता है।
महीने के आखिर में सलीम जूते पहुंचाने में कामयाब होता है। अच्छा खासा लाभ भी होता है। वह उधार लिए धन की अदायगी भी कर देता है। यानी सलीम अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए दो जगह से कर्ज लेता है, अलग अलग तरीके से उधार लेता है और अपने कर्ज को पूरा करता है। दूसरी कहानी है स्वप्ना की। एक छोटी किसान स्वप्ना अपनी 3 एकड़ जमीन में मूंगफली उगाती है। अब इसको लग रहा है कि मेरी फसल बहुत अच्छी हो जाएगी, ये भी कर्ज ले लेती है। अब साहूकार से ये ऋण लेती है। अब खेती के लिए कीटनाशक दवाई लेती है और इसके बाद भी इसकी जो उपज है बहुत अच्छी नहीं मिलती। अब इसको नुकसान हो जाता है। तो 1 साल के अंदर अब उस साहूकार का कर्ज चुकाने के लिए इसको और दूसरा कर्ज लेना पड़ता है। क्योंकि इसको जो अपनी उपज है, अपनी फसल है, उससे बहुत अधिक मूँगफली के जो फसल है, उससे बहुत अधिक कमाई नहीं हो पाती। तो एक कर्ज को चुकाने के लिए दूसरे कर्ज को लेती है और कर्ज में ये फँस जाती है। तो ये दूसरा उदाहरण है। तो यहाँ पे दिया हुआ है, आओ इन पर विचार करें। इन्हें ऋण की आवश्यकता क्यों पड़ी? सलीम को अपने व्यापार बढ़ाने के लिए ज़रूरत पड़ी। कर्ज की क्यों ज़रूरत पड़ी? अपने व्यापार को बढ़ाने, और स्वप्ना को अपनी कृषि के उत्पादन को बढ़ाने के लिए। जोखिम क्या था? जोखिम ये था कि यदि सलीम के जूते नहीं बिकते तो इसको नुकसान होता। स्वप्ना का जोखिम तो हानिकारक ही रहा, इसकी फसल बर्बाद हो गई तो ये और कर्ज में फंस गई। परिणाम क्या हुआ? सलीम को बहुत अधिक लाभ हुआ और स्वप्ना जो थी वो कर्ज जाल में फंस गई। कर्ज जाल क्या होता है? एक जगह से कर्ज लेने के लिए, कर्ज चुकाने के लिए हम दूसरी जगह से और अधिक कीमत पर कर्ज उधार ले लेते हैं, वो कहलाता है कर्ज जाल। तो यहाँ पे दो उदाहरण दिए हैं सलीम और स्वप्ना के। मान लीजिए सलीम को व्यापारियों से ऑर्डर मिलते हैं, 6 साल बाद की स्थिति क्या होगी? देखिए, इसको लाभ होगा तो इसको 6 साल के बाद इसका व्यापार और अधिक बढ़ता जाएगा। कौन से कारण हैं जो स्वप्ना की स्थिति को जोखिम भरा बनाते हैं? निम्नलिखित कारकों की चर्चा कीजिए। कीटनाशक दवाइयाँ, साहूकारों की भूमिका और मौसम। स्वप्ना ने किसके लिए कर्ज लिया था? कृषि के लिए। कृषि किस पर निर्भर है? प्रकृति पर निर्भर है। अब इसकी जो प्रकृति है कृषि की, इसने मूँगफली उगाने के लिए, उपज बढ़ाने के लिए कर्ज लिया था, तो इसकी कीटनाशक दवाइयों ने कोई असर नहीं किया। साहूकार अब अपना कर्ज के लिए वो वापस अपना कर्ज माँग रहा था, उसे और अधिक दर पर दूसरे से कर्ज लेकर ये साहूकार का कर्ज चुकाना पड़ा। यानी स्वप्ना कर्ज के जाल में फँस गई। मौसम अच्छा नहीं रहेगा तो उपज अच्छी नहीं होगी, और यदि मौसम अच्छा होता तो कर्ज उसका आसानी से चुक जाता, क्योंकि उसकी फसल का उत्पादन अधिक बढ़ जाता। इस तरह आप जो आपके बुक में इस तरह के छोटे-छोटे प्रश्न दिए हैं, इनको ज़रूर सॉल्व कीजिए। और चैप्टर अभी हमारा बाकी है। अब हम अगले पार्ट में इसकी चर्चा करेंगे। थैंक यू।